हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हमारी सीरीज चल रही है जो पॉलिटिकल थिंकर्स की। पॉलिटिकल साइंस में हम व्यक्तिवाद पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाए और पहले की वीडियो आप अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। व्यक्तिवाद सिद्धांत को भाषा में लेसेंस फेयर कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेसेंस फेयर कहा जाता है और जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसका जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता था। सरकार उसके कार्यों में क्या करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी सरकार व्यक्ति के कार्य में अधिक हस्तक्षेप न करे, उसे स्वतंत्र छोड़ दे और उसे कार्य करने दे। कम से कम हस्तक्षेप करना ही व्यक्तिवाद कहलाता है। व्यक्तिवाद की पहली अवस्था विशेषता थी कि राज्य में राजा निरंकुश, ठीक है, राज्य में राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो और राज्य व्यक्तियों का संग्रह मात्र ही रहे। यानी व्यक्तिवाद की पहली अवस्था या विशेषता थी कि राज्य में राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो और राज्य व्यक्तियों का संग्रह मात्र ही रहे। ठीक है, ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में किया है। किस पुस्तक में किया है हॉब्स ने? अपनी पुस्तक लेवियाथन में। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हॉब्स की लेवियाथन। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, जो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति थी। ठीक है, वह रक्तहीन क्रांति जो थी, व्यक्तिवाद का स्वरूप पूर्णतः बदल दिया था उस गौरवपूर्ण क्रांति। रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था, यानी जरा भी रक्त नहीं बहा था और सारी चीजें, ये क्रांति जो हुई थी बिल्कुल, इसमें कोई भी हताहत नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं कि रक्तहीन और गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, लास्की के अनुसार इंग्लैंड में जो क्रांति रक्तहीन क्रांति ने किया, फ्रांस में वही फ्रांसीसी क्रांति ने भी किया। इंग्लैंड में जॉन लॉक व्यक्तिवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए। जॉन लॉक इंग्लैंड में व्यक्तिवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए और लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट आज भी व्यक्तिवाद की क्या समझी जाती है? बाइबिल समझी जाती है। किसकी पुस्तक है? लॉक की पुस्तक है ये। ठीक है, व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक दोस्त मानता है। आवश्यक इस कारण कि केवल राज्य लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को क्या मानता है? एक आवश्यक दोस्त मानता है, यानी एक आवश्यक क्या है? ये दोस्त है। और इसलिए मानता है, क्या कारण है उसके मानने का? आवश्यक क्यों मानता है? व्यक्ति तो अकेला रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, फिर राज्य की उसको आवश्यकता क्यों पड़ी? वह क्यों चाहता है कि राज्य की आवश्यकता है? तो राज्य की आवश्यकता इसलिए है, आवश्यक इसलिए मानता है कि राज्य लोगों के जीवन की सुरक्षा करता है, लोगों के संपत्ति की सुरक्षा करता है, उसके स्वतंत्रता से संबंधित जो भी रक्षा होती है उसकी सब स्वतंत्रता क्या करता है? राज्य कर सकता है। क्योंकि अगर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा व्यक्ति पे, तो क्या होगा? आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, एक दूसरे की संपत्ति छीनने लगेंगे, एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। इस तरह की चीजें क्या होगी? शुरू हो जाएंगे। और राज्य में क्या होगा? आपस में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी हम ही है, हम पे कोई नियंत्रण ना हो, पुलिस का डर ना हो, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी हम गलत कार्य कर सकते हैं। तो गलत कार्य को पाबंदी लगाने के लिए, उसमें बंदिश लगाने के, उसे रोकने के लिए राज्य की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है। इसीलिए राज्य की आवश्यकता है। व्यक्ति अकेला तो रहना चाहता है, स्वतंत्र तो रहना चाहता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप अगर बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिए जाएं और आप पे कोई नियंत्रण ना हो तो क्या आप स्वतंत्र रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो इसलिए व्यक्तिवाद अकेला भी रहना चाहता है, स्वतंत्र भी रहना चाहता है, लेकिन उसे फिर भी राज्य की
बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राज्य ही ऐसा है जो उसके जीवन की, उसके संपत्ति की, उसके सब चीजों की वो सुरक्षा उसकी कर सकता है। तो राज्य के अंदर ही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे कि राज्य लोगों के जीवन संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकता है, तथा दोष इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। दोष इसलिए कहा जा सकता है कि हम मनमानी नहीं कर पाते हैं ना। हम अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पुलिस का डर होता है, कानून का डर होता है, नियम का डर होता है कि हम अगर ये काम करेंगे, हम किसी का, हम मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनका घर अपने से जगह ज्यादा लेके हम बना लें, या हमारे खेत हैं, हम उन खेतों को अड़ोसी पड़ोसी का भी जोत के बोले, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते हम, इसलिए नहीं कर सकते कि हमें कानून का डर है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो लोग ऐसा कर लेते हैं, उसके बावजूद भी, कानून होने के बावजूद भी लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक तरीके से तो स्वतंत्रता में दोष है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ स्वतंत्र रह गया। अगर व्यक्ति पे इतनी सारी पाबंदियां लगी हुई हैं, कानून का डर है व्यक्ति को, हमेशा पुलिस का डर है, नियमों का डर है, तो ये स्वतंत्रता तो नहीं मानी जा सकती। लेकिन इसलिए क्या मानते हैं व्यक्तिवादी, इन सब चीजों को दोष मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य का मतलब ये नहीं कि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती भी की जाती है। ठीक है। चलिए, एक अर्थ में सत्ता विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले, इसका मतलब क्या है कि अगर हम सत्ता विरोधी, जो सत्ता है, शासन चल रहा है, उसके विरोध में हम दृष्टिकोण रखते हैं, व्यक्तिवाद क्या है, एक तरीके से अराजकतावाद की तरह हो जाएगा। अगर लोग अपने मनमानी करने लगेंगे, हम भी मनमानी करने लगेंगे, हमारे पड़ोसी भी मनमानी करने लगेंगे, लोग मनमानी करने लगेंगे, तो उससे क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। आप सड़क पे जा रहे हैं, सपोज करिए, ठीक है, आप जिधर मन करेगा आप उधर को गाड़ी घुमा लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपको सीधी लाइन में चलना होगा। स्वतंत्रता का मतलब तो नहीं पूरी सड़क पर आप अकेले घूमते फिरेंगे, फिर इससे क्या होगा, ट्रैफिक रुक जाएगा। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता में दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र रहें, लेकिन दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दें। आपके स्वतंत्र होने से किसी और को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, तो स्वतंत्रता मानी जाएगी। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी पूरा घुमाते चलें, रास्ते भर चलते चलें और कोई और व्यक्ति गाड़ी ही न ले जा पाए। आप तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आप और स्वतंत्र, और लोगों की स्वतंत्रता में क्या कर रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, इससे अराजकतावाद होगा, लड़ाई झगड़े फैलेंगे। ठीक। तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि सत्ता विरोधी एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अराजकतावाद की तरह है। और दोनों में अंतर क्या है, एक तरीके से व्यक्तिवाद क्या है, अराजकतावादी विचारधारा है। एक तरीके से हम अकेले रहना चाहते हैं, स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं, तो क्या है, अराजकतावाद विचारधारा। उपरोक्त क्या है, राज्य को बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है। जबकि पूर्वोक्त इसको अत्यधिक संक्षिप्त रखना चाहता है। पूर्वोक्त और उपरोक्त मतलब कि व्यक्तिवाद राज्य की आवश्यकता महसूस करता है, उसे राज्य की जरूरत है, व्यक्ति को पता है कि वह राज्य में स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन अराजकतावाद कहता है कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। गार्नर ने क्या कहा है, गार्नर ने कहा है कि अराजकतावादियों से भिन्न व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक मानता है। ठीक है। अराजकतावादी राज्य को आवश्यक नहीं मानते हैं, लेकिन व्यक्तिवादी आवश्यक मानता है। यद्यपि अनिवार्य रूप में इसे एक बुराई मानने में अराजकतावादी से यह क्या है, एक सहमत भी है। यानी अराजकतावादी क्या मानते हैं, राज्य को एक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवाद भी इससे सहमत है, क्योंकि वो दोष भी मानता है राज्य में, तथा इस कारण यह विश्वास करता है कि न्यूनतम संभव सीमाओं तक इनके गतिविधियों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। यानी व्यक्तिवाद स्वतंत्रता तो चाहता है, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, उसे पता है कि राज्य के बिना हस्तक्षेप के हम स्वतंत्र नहीं, लेकिन वो क्या कहता है कि व्यक्ति पे कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, उसकी स्वतंत्रता में खलल कम से कम डाला जाए, उसकी स्वतंत्रता का हनन कम से कम किया जाए। ठीक है। यानी बहुत कम हस्तक्षेप, सीमित मात्रा में अगर किया जाए तो व्यक्तिवाद राज्य का समर्थन करता है। ठीक है। जिसका संबंध किससे है, शांति व्यवस्था बनाए रखने से, सुरक्षा बनाए रखने से।
ठीक है। सुरक्षा बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में राज्य क्या करता है, व्यक्ति की मदद करता है। तो व्यक्तिवादी चाहते हैं इन सब के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस की जाती है, इसलिए राज्य की आवश्यकता है और राज्य आवश्यक है। व्यक्तिवादियों की दृष्टि में व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की सत्ता पर परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। इसका मूल भाव यह है कि वही शासन सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन करे। व्यक्तिवाद का क्या कहना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की परस्पर सत्ता विरोधी वस्तुएं हैं एक तरीके से, और इसका मूल भाव यह है कि वही शासन सर्वोत्तम होता है जो न्यूनतम यानी कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम वो शासन करे। गार्नर की दूसरी परिभाषा है, अराजकतावादी मत सभी प्रतिबंधों को प्रतिबंधों के मुकाबले में एक बुराई मानता है, ठीक है, तथा राज्य की सत्ता की प्रत्येक विस्तार को तदनुरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में कमी से मुक्त समझता है। फ्रीमैन ने क्या कहा है, शासन के आदर्श रूप का अर्थ शासन का बिल्कुल न होना, हर रूप में शासन का अस्तित्व मानव की अपूर्णता का प्रतीक है। क्या कहा इन्होंने, फ्रीमैन ने, शासन के आदर्श रूप का अर्थ शासन का बिल्कुल न होना, हर रूप में शासन का अस्तित्व मानव की क्या है, अपूर्णता का प्रतीक है, यानी अपूर्ण है। प्रशासनिक शून्यवाद शीर्षक वाले अपने लेख में हक्सले ने आग्रह किया है कि व्यक्तिवादियों की दृष्टि में सार्वजनिक कोष का एक भी पैसा लोक उद्यान या मनोरंजन स्थल पर या एक पाई यानी एक पैसा भी भुखमरी से राहत यानी भुखमरी, अकाल, दुर्भिक्ष, इस तरह की कुछ भी चीजें पड़ती हैं, बीमारी से देखभाल, तो इन पे खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ये कहता है, कौन कहता है, हक्सले। इसका कहना है कि जो सार्वजनिक कोष होता है, जैसे अभी कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष है या सरकारी जो कोष है, तो उसमें जो पैसा जाता है तो उन पैसों का क्या किया जाता है, जब राज्य पर कोई विपत्ति आती है, देश पे कोई विपत्ति आती है, तो क्या करता है, उस राहत कोष से सरकार पैसा लोगों पे खर्च करती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है, उनके दवाई की व्यवस्था करती है, काफी चीजें फ्री कर देती है, जैसे कोरोना ही फैला था तो सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज था, बहुत सारी चीजें थी। तो इनका मतलब है कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसका मतलब इसमें खर्च नहीं किया जाना चाहिए। हक्सले ने ये कहा है। व्यक्तिवादियों की दृष्टि मानिए कि व्यक्तिवादी क्या चाहते हैं कि वो न्यूनतम शासन हो, तो बस ये चाहते हैं कि इन सब चीजों में उनकी दृष्टि में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का कर्तव्य क्या है, सुरक्षा करना है, कल्याण करना नहीं। ये सब चीजें किसमें आती हैं, अगर सरकार हमारा ध्यान रखती है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री गरीबों को भोजन के लिए राशन की व्यवस्था जो है, राशन दिया जाता है, गेहूं चावल दिया जाता है जो, तो फ्री दिया जाता है गरीबों को अनाज। तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि ये कहता है कि राजा का कर्तव्य क्या है, सिर्फ सुरक्षा करना, यानी प्रधानमंत्री जी सिर्फ सुरक्षा तो करें लेकिन कल्याण न करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कल्याण करना नहीं है, राज्य का कार्य क्या है। व्यक्तिवाद क्या चाहता है कि सुरक्षा करना तो कर्तव्य है, सुरक्षा तो करे लेकिन कल्याण करने का कोई तात्पर्य नहीं, अर्थात समाज कल्याण सेवाओं के निर्वहन से राज्य को कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा भी गार्नर की है, समझौतों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा करने, शांति बनाए रखने, अपराध का दंड देने तथा समाज को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने के लिए एक पुलिस संगठन से अधिक राज्य को कुछ भी नहीं चाहिए तथा दायित्व संपन्न हो जाने के बाद इसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद एक शक्तिशाली मत बन गया। 19वीं शताब्दी में शक्तिशाली मत बन गया व्यक्तिवाद। ठीक है, यूरोप की आर्थिक दृष्टि से सभी विकसित देशों में इसके क्या हुए, समर्थक प्रकट हो गए। इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, यहाँ पे जॉन होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह निर्धारित किया कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उस व्यक्ति का कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता के लिए घातक या हानिकारक हो। ठीक है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है, मिल का कहना है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उस व्यक्ति का कार्य अन्य लोगों के लिए स्वतंत्रता के लिए बाधक या हानिकारक हो। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि हम रोड पे जा रहे हैं और हम अपनी गाड़ी पूरे रोड पे घुमाते फिर रहे हैं लेकिन और लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो स्टुअर्ट मिल कहते हैं
कि राज्य को इन्हीं सब चीजों में, ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करना चाहिए। या हम अपना घर बना रहे हैं, हमने पड़ोसी का भी घर तोड़ के अपना घर बना लिया, तो ये सब चीजों पे जब हो तब राज्य को कार्य करना चाहिए। लेकिन जैसे कोरोना महामारी फैली तो, या प्रधानमंत्री जी ने राशन फ्री किया, बहुत सारी चीजें की, तो वो सब चीजें क्या है, वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने कानून को पाप तथा विधायकों को पापी, उसने इस सीमा तक कहा, यह सच हो अथवा नहीं कि मानव की रचना अन्याय या पाप में की गई है, परंतु यह निर्विवाद रूप से सच है कि राज्य का जन्म आक्रमण द्वारा आक्रमण के लिए हुआ है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, कानून को पाप का तथा विधायकों को इन्होंने क्या कहा है, पापी। कानून को कहा है पाप है, और विधायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पापी। और इस सीमा तक कहा कि सच हो अथवा नहीं, मानव की रचना अन्याय या पाप में की गई है, परंतु यह निर्बाध रूप से सच है। यह सच है नहीं, ये चीज तो कहते हैं कि मानव की रचना अन्याय या पाप के रूप में, यह सच है नहीं, नहीं पता। लेकिन यह निर्विवाद यानी बिना विवाद के इस रूप में यह सच कहा जा सकता है कि राज्य का जन्म आक्रमण के द्वारा हुआ है, और आक्रमण के लिए ही हुआ है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं रूस किस तरीके से हावी है यूक्रेन पे, और वहां के नागरिकों पे बहुत बुरा समझ लिया अत्याचार हो रहा है, क्योंकि नागरिकों की कोई गलती नहीं होती है, राजाओं की गलती नागरिक भुगतते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ब्रूस स्मिथ स्मिथ ने क्या कहा है। ब्रूस स्मिथ के अनुसार इसे बहुत ध्यान पूर्वक याद नहीं रखा जा सकता कि संसद के किसी अधिनियम की तरह प्रत्येक धारा इसमें यदि कोई शक्ति तथा प्रभाव है, किसी व्यक्ति की क्षमता का उन्मूलन करती है, क्योंकि अनिवार्यतः यह ऐसी व्यवस्था करेगी जो भविष्य में होगी या नहीं, किंतु अभी तक क्या है, ये ऐच्छिक है। इनके अनुसार इसे बहुत ध्यानपूर्वक याद नहीं रखा जा सकता कि संसद के किसी अधिनियम की तरह प्रत्येक धारा इसमें कोई शक्ति या प्रभाव है, लेकिन किसी व्यक्ति की क्षमता का उन्मूलन करती है, क्योंकि अनिवार्यतः ऐसी व्यवस्था करेगी जो भविष्य में होगी या नहीं होगी, किंतु अभी तक क्या है, यह बिल्कुल ऐच्छिक है, यानी इच्छा के अनुसार। व्यक्तिवाद के तत्व देख लेते हैं। व्यक्तिवाद के तत्व क्या है, हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक लिबरिज्म में व्यक्तिवाद के 9 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं, 9 तत्व बताए हैं। और जो निम्नलिखित है, पहला नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा है राजकोषीय स्वतंत्रता, तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चौथा है सामाजिक स्वतंत्रता, पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, छठा है पारिवारिक स्वतंत्रता, सातवां है स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आठवां है अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता, और नौवां क्या है, 9th राजनैतिक तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता। तो कितने बताए, हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक लिबरिज्म, किस पुस्तक में, लिबरिज्म में, लिबरलिज्म में बताए हैं व्यक्तिवाद के 9 तत्व। व्यक्तिवाद के आधार, व्यक्तिवादियों ने अपने व्याख्यान को विश्वसनीय बनाने के लिए कई प्रबल तर्कों एवं आधारों का प्रयोग किया। ठीक है, कोई भी आधार हो, कोई भी बात हो, तो उसको विश्वसनीय बनाने के लिए क्या किया जाता है, अनेक प्रकार के तर्क बनाए जाते हैं, तभी तो लोग विश्वास करेंगे उस बात को, हमें तर्क तो देना पड़ेगा। तो कई प्रबल तर्कों का इन्होंने अपनी बातों को सही ठहराने के लिए व्यक्तिवादियों ने बहुत सारे तर्क और दिए हैं। नैतिक आधार पर तर्क, राजनीतिक आधार पर तर्क है, वैज्ञानिक आधार पर भी तर्क है, आर्थिक आधार पर भी तर्क है, और व्यवहारिक आधार पर भी तर्क है। तो व्यक्तिवाद के बहुत सारे आधार हैं, और इन सब आधारों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से मैं क्लियर कराऊंगी, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, नैतिक आधार के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक आधार, वैज्ञानिक आधार, इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।